कहते हैं कि सूरज की रोशनी तरंग जैसा कुछ फेंकती है जो 5 लाख किलोमीटर तक जाती है। आज मैं फिर से एक बेहतरीन टाइम ट्रेवल पर बेस्ड मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसकी कहानी बहुत अच्छी है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें 1969 का समय दिखाया जाता है, जहां एक बड़ा सा टैंकर ओवर स्पीड से आगे बढ़ रहा था। गाड़ी के अंदर रेडियो पर चल रहे न्यूज पर बताया जा रहा था कि एक सीरियल किलर जो अब तक 3 नर्स को मार चुका है, मगर अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। थोड़ी दूर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन टैंकर का ड्राइवर इस पर ध्यान नहीं देता और जब इसकी नजर सामने पड़ती है तब ये टैंकर को रोकने की कोशिश करता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। इमरजेंसी में फायर फाइटर यहाँ आने के लिए निकल पड़ते हैं। इन्हीं में से हमें फ्रैंक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो यहाँ पहुंचकर बहुत ही बहादुरी के साथ टनल में फंसे लोगों को सही सलामत बचा लेता है। अब हम लोग फ्रैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रैंक एक फायर फाइटर है और इसे बेसबॉल खेलना और देखना बहुत पसंद है। इसका जॉन नाम का एक बेटा और जूलिया नाम की एक वाइफ है जो एक नर्स है। रात में फ्रैंक अपने घर के बाहर खड़ा होकर आसमान देख रहा था, क्योंकि आसमान में बहुत अजीब तरह की रोशनी चमक रही थी। बैकग्राउंड में हमें पता चलता है कि असल में ये रोशनी सोलर फ्लेयर की वजह से हो रही है और इसके कारण से लोगों को ऐसी ऐसी जगहों से सिग्नल मिल रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं मिले। खैर, इसके बाद ये सीन यहीं कट होकर हमें 1999 का समय दिखाया जाता है, जहां हम जॉन को देखते हैं जो अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है और इसी की वजह से आज इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर जा रही थी, क्योंकि ये अपने काम में बहुत बिजी रहता है और ये अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पाता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब जॉन के डैड फ्रैंक इस दुनिया में नहीं रहे और ये सोलर फ्लेयर अभी भी आसमान में चमक रहा था। जॉन आज बहुत उदास है क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर चली गई। जॉन जब अपने घर आता है तब ये देखता है कि इसके घर में इसके बचपन का दोस्त गोर्डो अपने बेटे के साथ आया हुआ है। पूछने पर वो बताता है कि इसके घर का टीवी फिर से खराब हो गया। गोर्डो का बेटा जॉन से फिशिंग करने का सामान मांगता है, क्योंकि गोर्डो कल इसे फिशिंग करने ले जाने वाले थे। जॉन इनसे कहता है कि स्टोर रूम में जाकर ढूंढ लो, अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है। और जब ये स्टोर रूम में ढूंढते हैं तब इन्हें जॉन के डैड का पुराना हैम रेडियो मिलता है। गोर्डो कहता है इसे देखकर तो बचपन की यादें ताजा हो गयी, क्यों ना हम इसे चालू करके देखें। जॉन कहता है जैसा तुम चाहो, मगर मुझे नहीं लगता कि वो चालू होगा। फिर ये रेडियो को चालू करने की कोशिश करते हैं, मगर ये चालू होकर बंद हो जाता है। तभी यहाँ गोर्डो की वाइफ आकर गोर्डो को घर चलने को कहती है। इसके बाद जॉन अकेले ही टीवी पर न्यूज देखने लगता है, जिसमें सोलर फ्लेयर की ही बातें हो रही थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो लोग अभी भी इस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। तभी अचानक से इसे रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है। देखने पर इसे पता चलता है कि वो पुराना हैम रेडियो अपने आप चालू हो गया और दूसरी तरफ से कोई बात भी कर रहा था। वो आदमी इससे पूछता है कि तुम कौन हो और क्या तुम्हारे पास रेडियो पर बात करने का लाइसेंस है। जॉन उसे अपना नाम और अपना शहर बताता है, जिस पर वो आदमी कहता है मैं भी उसी शहर से हूँ। टीवी पर बेसबॉल के बारे में न्यूज आ रही थी, जिसकी आवाज वो आदमी सुन लेता है और जॉन से कहता है कि लगता है तुम भी बेसबॉल मैच के फैन हो। जॉन कहता है हाँ, पहले हुआ करता था पर अब नहीं। जब से मेरा फेवरेट प्लेयर रिटायर हुआ तब से मैंने मैच देखना कम कर दिया। जिस पर वो आदमी कहता है क्या बात कर रहे हो, उसका तो कल मैच है। ये सुनकर जॉन को कुछ समझ नहीं आता। तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि दूसरी तरफ से जो आदमी बात कर रहा था वो असल में फ्रैंक ही है, जो अभी 1969 में है। इसकी वाइफ जूलिया फ्रैंक से कहती है कि प्लीज रेडियो को बंद करो और अपने बेटे को सोने में मदद करो, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही। इसके बाद फ्रैंक रेडियो को बंद करके अपने बेटे के रूम में जाने लगता है, मगर जाते समय ये खिड़की से टकरा जाता है, जिससे खिड़की का कांच क्रैक हो जाता है और हम देखते हैं कि अब ये क्रैक 1999 में भी हो गया है, जो अब से पहले नहीं था। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि सोलर फ्लेयर की वजह से जॉन और फ्रैंक का किसी तरह आपस में कनेक्शन जुड़ गया है इस हैम रेडियो की वजह से, और इस वक्त ये दोनों एक ही घर में मौजूद हैं, मगर अलग अलग समय में। यानी
फ्रैंक 1969 में और जॉन 1999 में, मगर अभी ये बात इन दोनों को नहीं पता। खैर अगली सुबह फ्रैंक अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल का मैच देख रहा था। इन्हीं में से हम सैच नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जो फ्रैंक का जिगरी दोस्त है। इस तरफ 1999 में जॉन एक क्राइम सीन पर पहुंचता है जहां पुलिस वालों को जमीन के नीचे से एक कंकाल मिला था जिसका इन्वेस्टिगेट सैच और जॉन ही कर रहे थे और सैच ने ही जॉन को पुलिस बनने में मदद किया है। काम खत्म होने के बाद जब जॉन अपने घर पहुंचता है तब फिर से फ्रैंक इससे रेडियो के जरिए बात करता है। तब इन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों बाप बेटे हैं मगर अलग अलग समय से। जॉन को पूरा यकीन था कि ये इसी के डैड हैं। तभी गलती से फ्रैंक के हाथों टेबल थोड़ी सी जल जाती है और उसका असर 1999 में भी होता है। जॉन कहता है आपने टेबल जला दी, ये मैं देख सकता हूँ। ये सुनकर फ्रैंक घबरा जाता है, इसे लगता है कि कोई इसकी जासूसी कर रहा है। जॉन इन्हें हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करता है और ये भी बताता है कि ये कल आग में जलकर मारे जाएंगे, इसलिए जब आप उस गोदाम में जाओ तब बाहर निकलने के लिए दूसरा रास्ता लेना, जो आपका मन करे वो रास्ता मत लेना। और आखिरी बात ये भी बताता है कि कल कौन सी टीम जीतने वाली है। ये सुनकर फ्रैंक शॉक में था। अगले दिन फ्रैंक मैच देख रहा था जिसमें वही टीम जीतती है जिसे जॉन ने कहा था। तभी इन्हें सूचना मिलती है कि एक गोदाम में आग लग गई है। सभी लोग तुरंत वहां पहुंचकर लोगों को आग से बचाने लगते हैं। यहाँ पर फ्रैंक एक लड़की को बचाते हुए इस गोदाम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। हर तरफ आग ही आग थी। तभी इसे जॉन की बात याद आती है। दूसरी तरफ जॉन अपने दोस्त गोर्डो और अंकल सैच के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा था क्योंकि आज ही इसके डैड मरे थे। इसीलिए ये दोनों जॉन का मन हल्का करने के लिए ये दोनों इसके साथ बैठे बातचीत कर रहे थे। इस तरफ फ्रैंक बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा जॉन ने इससे कहा था और ये सही सलामत उस लड़की को लेकर बाहर आ जाता है। ऐसा होते ही अचानक से जॉन को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इसके डैड आग में जलकर नहीं मरे, इसीलिए अब वो टाइमलाइन बदल गई और एक नई टाइमलाइन बन गई। जॉन गोर्डो से कहता है कि मेरे डैड आग में जलकर नहीं मरे। तब वो इसे बताते हैं कि हाँ ये सच है, तुम्हारे डैड को कैंसर हुआ था और वो उसी की वजह से मरे। जॉन इन दोनों को समझाने की कोशिश करता है और उस हैम रेडियो के बारे में भी बताता है, मगर इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद जॉन घर आकर फिर से अपने डैड से बातचीत करने लगता है। अब फ्रैंक को इसकी बातों पर पूरा यकीन हो गया था कि ये इसी का बेटा है। फिर क्या था, ये दोनों आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। जॉन एक एक करके अपने डैड को अपने बारे में और आगे क्या क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है इन सभी चीजों के बारे में उन्हें बताता है और लास्ट में ये भी बताता है कि आपको स्मोकिंग करना बंद करना होगा क्योंकि इसके वजह से आप आगे चलकर नहीं रहेंगे। फिर कल बात करेंगे। इतना कहकर जॉन आराम करने के लिए चला जाता है। इस तरफ फ्रैंक अपनी वाइफ से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है क्योंकि आज फ्रैंक बहुत खुश था। इसकी वाइफ जूलिया एक मरीज की देखभाल में बिजी थी और अगर आज ये यहाँ न होती तो ये मरीज मर सकता था। इस तरफ रात में जॉन को बहुत बुरे सपने आते हैं। ये अपनी मॉम को फोन करता है पर इसका फोन बार बार किसी होटल में लग रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। अगली सुबह ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है मगर पता नहीं क्यों वो इसको पहचानने से इनकार कर देती है। ये जानकर जॉन सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इसके बाद ये पुलिस स्टेशन आता है जहाँ सैच इसे बताता है कि हमें जो कंकाल मिला था असल में वो उसी साइको किलर का काम है जो पिछले 9 मर्डर कर चुका है और ये उसका पहला मर्डर था। जॉन कहता है क्या बात कर रहे हो, मर्डर तो सिर्फ 3 हुए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। सैच कहता है लगता है तुम भुलक्कड़ हो गए हो। ये जॉन को सारी फाइलें दिखाता है जिसमें उन सारी लड़कियों के मर्डर की डिटेल थी जिसमें से एक इसकी मॉम भी थी। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि जरूर कुछ गलत हुआ है। ये तुरंत घर आकर अपने डैड से संपर्क करता है और इन्हें बताता है कि मॉम अब नहीं रही, उस साइको किलर ने उन्हें मार दिया और ये सब हमारे वजह से ही हुआ है क्योंकि हमने टाइमलाइन में बदलाव किया जिसकी वजह से मॉम सहित और भी कई लड़कियां उस साइको किलर के हाथों मारी गई। फ्रैंक कहता है अगर ऐसा है तो हम लोग ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, जिस पर जॉन कहता है भले ही आप मॉम को बचा लो लेकिन बाकी लड़कियों का क्या, हमें उन्हें भी बचाना होगा नहीं तो ये बस जिंदगी भर हमारा पीछा करेगी। फ्रैंक कहता है आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं पुलिस के पास गया तो वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। काफी देर इन दोनों में बातचीत होने के बाद फ्रैंक उन लड़कियों को बचाने
और उस किलर को पकड़वाने के लिए तैयार हो जाता है। जॉन इन्हें अगली लड़की का मर्डर और उसकी लोकेशन के बारे में इन्हें बता देता है ताकि ये उस जगह पर जाकर उस किलर को रंगे हाथों पकड़ सके। फिर फ्रैंक उस जगह पर पहुंचकर उस लड़की के आसपास नजर रखने लगता है। यहाँ पर हम उस किलर को भी देख पाते हैं। ये वही आदमी है जिसकी देखभाल जूलिया कर रही थी। यानी अगर जूलिया उस दिन हॉस्पिटल में ना होती तो ये आदमी उसी दिन मारा जाता और आगे चलकर ये और मर्डर नहीं कर पाता। मगर जॉन और फ्रैंक ने ये टाइमलाइन बदल दी जिसके कारण अब ये जिंदा है। फ्रैंक इस लड़की पर नजर रखता है जिससे वो किलर अपना काम नहीं कर पाता और इस तरह से ये लड़की बच जाती है। ऐसा होते ही 1999 में जॉन के पास से उस लड़की की फाइल गायब हो जाती है। घर आकर फिर से ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। जॉन इनसे पूछता है कि क्या आपने उस किलर को देखा। फ्रैंक कहता है नहीं, शायद वो मुझे उस लड़की के आसपास देखकर भाग गया। अब जॉन इन्हें दूसरी लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगता है। तभी यहाँ जूलिया और छोटा जॉन आता है। तब फ्रैंक जॉन से इन दोनों की बात करवाता है, मगर ये बात इन्हें नहीं बताता कि ये फ्यूचर वाले जॉन से बात कर रहे हैं। अगले दिन फिर से फ्रैंक अगली लड़की को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इस तरफ जॉन ने भी एक आदमी को अरेस्ट करके इससे पूछताछ कर रहा था। इस तरफ फ्रैंक उस लड़की को फॉलो कर रहा था जो किलर का अगला शिकार है। मगर किलर को इस पर शक हो जाता है और फिर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। किलर फ्रैंक को पीटकर बेहोश करके इसका ड्राइविंग लाइसेंस लेकर भाग जाता है। कुछ देर बाद जब फ्रैंक को होश आता है तब ये भागकर उसी लड़की के घर आता है जिसका मर्डर होने वाला था, मगर इसे आने में देर हो जाती है। वो किलर अपना काम कर चुका था। घर आकर ये जॉन को सब कुछ बताता है। तब जॉन इनसे कहता है कि अगर ऐसा है तो हम उस किलर को पकड़ सकते हैं क्योंकि उसने आपका वॉलेट छुआ था और उसकी उंगलियों के निशान अभी भी उस वॉलेट पर होंगे। इसीलिए आप आराम से उस वॉलेट को पॉलीथीन में लपेटकर घर में एक ऐसी जगह छुपा कर रख दीजिए जो अगले 30 सालों तक किसी के हाथ न लगे। फ्रैंक इसकी बात समझ जाता है और वैसा ही करता है जैसा जॉन ने इससे कहा। ये उस पर्स को एक लकड़ी के बॉक्स के नीचे छिपा देता है और दूसरी तरफ से जॉन उस पर्स को निकालकर उस किलर के उंगलियों के निशान को स्कैन करवाता है। तब इसे उस किलर के बारे में पता चलता है जिसका नाम जैक है और वो भी एक पुलिस ऑफिसर है। ये तुरंत उस किलर के पास जाकर उससे बातचीत करने लगता है और बातों ही बातों में ये उसे बता देता है कि ये जानता है कि 1969 में जो मर्डर हुए थे वो इसी ने किए हैं और ये जल्द ही इसको सजा दिलाकर रहेगा। घर आकर जॉन अपने डैड को उस किलर के बारे में बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और उसका नाम जैक है। इन दोनों की बातें चली रही होती हैं, तभी यह ऑफिसर सैच आकर फ्रैंक को पुलिस स्टेशन चलने को कहते हैं क्योंकि कल रात जिस लड़की का मर्डर हुआ वहाँ पर इन्हें फ्रैंक का ड्राइविंग लाइसेंस मिला। यहाँ पर फ्रैंक सैच को समझाने की कोशिश करता है कि ये निर्दोष है, मगर सैच भी मजबूर था क्योंकि इनके पास फ्रैंक के खिलाफ और भी सबूत थे। सैच जबरदस्ती फ्रैंक को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। ये सारी बातें 1999 में जॉन भी सुन रहा था। तभी फ्रैंक के हाथ वो हैम रेडियो गिरकर टूट जाता है और अब जॉन की तरफ भी वो रेडियो बंद हो जाता है। इसके बाद सैच फ्रैंक को पुलिस स्टेशन लाकर इससे पूछताछ करने लगता है। यहाँ पर फ्रैंक सैच को वो सभी बातें बताता है जो इसके बेटे ने इसे बताई, मगर सैच को इस पर यकीन नहीं होता। तब फ्रैंक कहता है अगर मैं ये साबित कर दूं तब क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे। सैच पूछता है आखिर कैसे। तब फ्रैंक इसे आज चल रहे मैच का रिजल्ट और कौन सा प्लेयर कैसे आउट होगा ये सारी चीजें सैच को बताता है, मगर फिर भी सैच इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी यहाँ फ्रैंक की वाइफ जूलिया इससे मिलने के लिए आती है। जूलिया सैच से पूछती है कि आखिर तुमने फ्रैंक को क्यों पकड़ा। सैच इसे बताता है कि उस पर एक लड़की के कत्ल का इल्जाम है और मैं चाह कर भी उसे नहीं बचा सकता क्योंकि वो लोग मुझे इस केस से हटाना चाहते हैं। इस तरफ पुलिस स्टेशन में वही किलर जैक फ्रैंक से मिलने के लिए आता है और फ्रैंक से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या करने वाला हूँ। तभी यहाँ दूसरा ऑफिसर आ जाता है जिसके बाद जैक को यहाँ से जाना पड़ता है। इस तरफ सैच और जूलिया की आपस में बातचीत हो रही थी। सैच जूलिया से उस रेडियो के बारे में पूछता है। जूलिया इसे बताती है कि हाँ वो जॉन नाम के एक पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं और मैंने भी जॉन से बात किया है। तब सैच इसे समझाता है कि फ्रैंक का कहना है कि वो जॉन जो रेडियो की दूसरी तरफ है वो इसी का बेटा है जो फ्यूचर से बात कर रहा है
और अगर यही बात फ्रैंक दूसरे पुलिस वालों को बताएगा तब उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तभी सैज की नजर टीवी पर चल रहे मैच पर पड़ती है और उसमें वही सब हो रहा था जो फ्रैंक ने इसे बताया था। ये देखकर सैज को यकीन नहीं होता कि फ्रैंक की बात सच हो गई। इस तरह फ्रैंक पुलिस स्टेशन में फायर अलार्म ऑन करके यहाँ से भागकर जैक के घर पहुँचता है, क्योंकि इसे वहाँ अपनी बेगुनाही का और जैक के खिलाफ सबूत मिल सकते थे। फ्रैंक यहाँ सबूत ढूंढ रहा था, तभी यहाँ जैक भी पहुँच जाता है। जैक फ्रैंक को मारने की कोशिश करता है, मगर फ्रैंक अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। तभी यहाँ सैच भी पहुँच जाता है, क्योंकि पूछताछ के दौरान फ्रैंक ने इसे बताया था कि असली किलर कौन है, मगर तब इसे फ्रैंक की बातों पर यकीन नहीं था। यहाँ पर सैज को उन सारी लड़कियों की मौत की डिटेल और उनके गहने मिलते हैं, जिसे देखकर साफ था कि असली किलर जैक है और फ्रैंक निर्दोष है। इस तरह फ्रैंक और जैक लड़ते हुए पानी में गिर जाते हैं। इस पर फ्रैंक जैक को बहुत मारता है, जिसके कारण जैक बेहोश होकर पानी के अंदर ही डूब जाता है। पुलिस वाले जैक की डेड बॉडी को पानी में ढूंढते हैं, मगर वो इन्हें कहीं नहीं मिलती। अब जबकि सबको पता चल गया था कि असली कातिल कौन है, तब फ्रैंक को छोड़ दिया जाता है। इस तरफ जॉन परेशान था कि आखिर वहाँ क्या हुआ होगा, क्योंकि अब इसका रेडियो भी खराब है। ये आसमान में सोलर फ्लेयर को देख रहा था और न्यूज में बताया जा रहा था कि ये सोलर फ्लेयर कल शाम तक खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ फ्रैंक घर आकर उस रेडियो को रिपेयर करने में लग जाता है। तभी इसकी वाइफ जूलिया इसके लिए कॉफी और इसका सिगरेट ला कर देती है, मगर फ्रैंक अपना मन बना चुका था। ये उस सिगरेट को कचरे में फेंक देता है। रेडियो रिपेयर होते ही 1999 में भी वो रेडियो अपने आप सही हो जाता है। फिर फ्रैंक जॉन को संपर्क करके उसे बताता है कि वो किलर मारा गया। तब जॉन कहता है कि अगर ऐसा है तो इसे अपनी मॉम का सलामत होना याद क्यों नहीं, इसका मतलब वो किलर अभी भी जिंदा है। तभी यहाँ ओल्ड जैक आकर जॉन को मारने लगता है, क्योंकि जॉन इसे धमकी देकर आया था कि ये इसको जेल भेज कर रहेगा और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी तरफ सेम टाइम पर जैक फ्रैंक के घर पहुँचता है, क्योंकि ये पानी में डूबकर नहीं मरा और अब ये फ्रैंक से बदला लेने के लिए आया था। यहाँ पर बहुत देर तक फ्रैंक और जैक में लड़ाई होती है। इस समय जैक ही दोनों जगह था। 1999 में ये किलर जॉन को मारने ही वाला था, तभी दूसरी तरफ से फ्रैंक इसके हाथ पर गोली मार देता है, जिससे तुरंत जैक का हाथ गायब होने लगता है और घर में मौजूद सभी चीजें बदलने लगती है। 1969 में जैक के हाथ में गोली लगने के बाद वो यहाँ से भाग जाता है। इस तरफ अचानक से ओल्ड फ्रैंक यहाँ आकर ओल्ड जैक को शूट कर देता है। जॉन अपने डैड को देखकर बहुत खुश था और इस तरह से आज जॉन ने अपने मॉम डैड सहित उन बाकी लड़कियों को भी बचा लिया जो आगे चलकर उस किलर के हाथों मारे जाने वाली थी। इसके बाद हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे आसमान से सोलर फ्लेयर गायब हो रहे हैं। इसके बाद हमें मूवी का आखिरी सीन दिखाया जाता है, जहां जॉन अपने मॉम डैड और अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल का मैच खेल रहा था और इस नई टाइमलाइन में क्या क्या हुआ ये भी हमें शॉर्ट में दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की कहानी। इस मूवी का नाम है फ्रीक्वेंसी, जो सन 2000 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और बेहतरीन मूवी के साथ।